मेरा नाम प्रिंस है, लेकिन मैं कहीं का राजकुमार नहीं हूँ। उसी तरीके से स्वर्णों को जमींदार कहा जाता है, लेकिन अब उनके पास रहने तक के लिए, घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है। भूखे मरने को विवश हैं, भीख मांगने तक को विवश हैं। और आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले इस पर हमने एक वीडियो बनाई है पार्ट 1, और ये स्वर्णों पर, यानी कि स्वर्ण में जो 4 जातियां जो आती हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ, यानी कि इन 4 जातियों के आर्थिक सर्वेक्षण पर ये हमारी अंतिम रिपोर्ट है। हम हरेक जातियों पर और हरेक समाज के लोगों पर ऐसा विश्लेषण लेकर के, एपिसोड लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत जो की है वो स्वर्ण समाज से की है। हम आगे ओबीसी समाज में कितनी जातियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका आर्थिक ढांचा क्या है, सामाजिक ढांचा क्या है, उसके बारे में भी बताएंगे। ओबीसी के बाद हम एससी और एसटी समाज के बारे में भी एपिसोड में बताएंगे। वहीं ये जो स्वर्णों के ऊपर जो एपिसोड जो चल रहा है, उसका ये दूसरा और अंतिम एपिसोड है, और इसमें आपको तमाम बातें हम बताने वाले हैं कि आखिर स्वर्ण समाज अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकता है, और बाकी जो बातें बताने को जो बच गई थी, वो बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अब आपको बताते चले कि हमारे बिहार के राज्य में रहने वाले सभी जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इसमें स्वर्ण जाति पर हमने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, जिस वजह से हमने आधी बात उस रिपोर्ट में बताई और बाकी बची आधी बात इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला एपिसोड जो आने वाला है, ये आएगा ओबीसी समाज पर, यानी कि ओबीसी में चाहे वो यादव हो, कुर्मी, कुशवाहा, जो भी जातियाँ आती है ओबीसी समाज में, उन सारे जातियों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर भी हम आगे एपिसोड में बताएंगे। लेकिन स्वर्ण जाति के बारे में, जो स्वर्ण आयोग की रिपोर्ट के बारे में जो हम बता रहे थे और उसमें जो बच गया था, उसके अनुसार आप जानिए कि बिहार में अभी भी लगभग 20% स्वर्ण आबादी के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, जबकि स्वर्णों को बहुत बड़ा जमींदार कहा जाता है। लेकिन आप समझ के चलिए कि हर 10 स्वर्ण में से 2 व्यक्ति के पास रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है। 19.9 यानी कि 19.9% आबादी कच्चा मकान और झोपड़ी में रह रही है। मात्र 47.8% स्वर्ण ग्रामीण आबादी के पास अपना पक्का मकान है। 24.8% स्वर्ण आबादी ऐसी है जिसके पास कच्चा मकान है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार की 36.6% स्वर्ण आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, यानी कि सरकार के पैमाने पर ये बीपीएल कार्ड के हकदार हैं, जबकि 48.7% ग्रामीण आबादी के पास एपीएल कार्ड है। ये आखिर हकदार तो हैं बीपीएल कार्ड के, लेकिन सरकार की नज़र में क्या है, ये कि बहुत बड़े जमींदार हैं, इस कारण इनके पास एपीएल कार्ड है। सरकार को भी इनके आर्थिक सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत है। वहीं आपको बताते चले कि 14.2% आबादी का तो राशन कार्ड ही नहीं बन पाया है। स्वर्णों की 14.2% आबादी के पास राशन कार्ड तक नहीं है, और राशन की सुविधा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मिलती है, वो उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं आपको बताते चले कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण के 8.5%, भूमिहार के 13.2%, राजपूत के 8.6% और कायस्थ के 9.1% लोग बेरोजगार हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में 8.9% ब्राह्मण, 10.4% भूमिहार, 10.5% राजपूत और 14.1% कायस्थ हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्ण के 9.6% लोग बेरोजगार हैं, जिसमें सबसे अधिक भूमिहार हैं, और सबसे अधिक भूमिहार जो है 13.2% जो है वो बेरोजगार है। वहीं शहरी क्षेत्रों में कायस्थ जो है 14.1% का आंकड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 32.7% सवर्ण
युवा ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है, जबकि 34% युवा ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उन्हें अनियमित सैलरी मिलती है। वहीं 24.7% युवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पर निर्भर है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 23.7% युवा अपना खुद का रोजगार करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्ण के पास 9.9% युवा ही ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई कर पाते हैं। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। जरा आप समझिए कि 100 अगर स्वर्ण जाति की संख्या 100 अगर है तो उनके मात्र 9.9% मतलब 10% से भी कम का आंकड़ा है कि वे ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई कर पाते हैं। यानी कि ज़्यादातर 90% जो है वो स्वर्णों के बच्चे इंटर पास करके ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये आर्थिक आधार पे होता है, गरीबी के कारण होता है, पैसे की कमी के कारण होता है। वहीं आपको बताते चले कि जातिवाद आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 21.8% ब्राह्मण, 18.8% भूमिहार, 20.4% राजपूत और 14.6% कायस्थ जो है अशिक्षित है। अशिक्षित हैं मतलब आप फिर से सुन लीजिए, 22% लगभग भूमिहार, 22% लगभग ब्राह्मण, 19% भूमिहार, 21% लगभग राजपूत और 15% कायस्थ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित है। यानी कि ये लोग 5वीं क्लास तक की भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये आंकड़ा बहुत कुछ चौंकाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्णों के 49% बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। सवर्णों के 49% मतलब आधा जो है बच्चे पढ़ाई पैसे की कमी के कारण छोड़ दे रहे हैं। वहीं 9.6% बच्चों के अभिभावकों का मानना है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 घर में से 43.5% स्वर्ण पलायन को मजबूर है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में से 100 अगर सवर्ण है तो उनमें से 43.5% यानी कि लगभग 44% स्वर्ण जो है पलायन करने को, बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। वहीं आपको बताते चले कि पलायन करने वाले सवर्णों की औसतन आयु जो है 33 वर्ष है और सबसे ज़्यादा 65.6% लोग नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ चौंकाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण, ये बात हम सिर्फ स्वर्णों पर ही नहीं कह रहे हैं, सभी जातियां, सभी धर्म के लोग इसे अपना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। अगर आपकी इनकम अगर कम है तो आपको अपनी ज़रूरत को कम करना होगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जितनी औकात है आपको उस हिसाब से अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा, उस हिसाब से काम करना होगा। देखा हिसकी जो कहा जाता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। देखा हिसकी में क्या होता है कि फलाना का बेटा जो है वो पटना में रह करके आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, तो हम भी कराएंगे, चाहे हमारी कमाई नहीं है, हम जमीन बेच करके भी वहाँ पर भेजेंगे। अगर फलाना ने अपने बेटी की शादी में दहेज में 4 व्हीलर दिया है तो हम भी अपनी बेटी की शादी में 4 व्हीलर देंगे, चाहे इसके लिए हमको घर जमीन क्यों न बेचना पड़ जाए। फलाना अगर 10,000 का कोट अगर पहना है तो हमारा बेटा भी 10,000 का कोट पहनेगा, चाहे हमारी औकात 2,000 की है। अब हम एक चीज़ आपको अपने बारे में पर्सनल बताते हैं, इससे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को मिले। हमारा एक बच्चा है जो कि एक साधारण स्कूल में पढ़ता है। हमारा भाई हो, वो एक बहुत ही बढ़िया स्कूल में पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्कूल में। वो विदेश में पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, आज वहीं पे विदेश में भी रह रहा है। वो हमेशा हमसे कहता है कि हम बच्चे का मतलब हमारे बेटे के बारे में कि उसका एडमिशन जो है वो सबसे बढ़िया स्कूल में कराइए, इंडिया के सबसे बढ़िया स्कूल में। क्या आपको पता है कि वो जहाँ पर एडमिशन कराने के लिए हमको बराबर प्रेशर देता है, उस स्कूल में महीने का खर्च मिनिमम जो है 15 से लेकर के 25,000 रुपया महीना है, जबकि हमारी इनकम जो है वो काफ़ी हद तक कम है। हम उसको उस स्कूल में पढ़ाने के लायक नहीं हैं, तो क्या हमें उस स्कूल में पढ़ाना चाहिए?
बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि उस स्कूल में नाम लिखा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा भाई भी पढ़ा है, हमारा भाई भी चाहता है। लेकिन आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अपने औकात के हिसाब से चलना चाहिए कि उस व्यक्ति की कमाई कितनी है। अब मान लीजिए कि किसी का भाई कलेक्टर है, तो हो सकता है कलेक्टर की इनकम 1 लाख है, तो वो अपने बच्चे को 20,000 वाले स्कूल में पढ़ा सकता है, वो अपने बच्चे को 50,000 का मोबाइल दे सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 5,000 रुपया हो, 5,000 10,000 रुपया बेचारा जो व्यक्ति कमाता हो, वो व्यक्ति आखिर कैसे अपने बच्चे को 10,000 के कपड़ा पहना सकता है, या फिर वो 15 से 20,000 जिस स्कूल में खर्च लगता है उस स्कूल में पढ़ा सकता है। तो लोग यहीं पे गलती करते हैं, लोग यही गलती करते हैं कि देखा इसकी होता है। लोगों को ये कभी नहीं करना चाहिए, और इन्हीं सब चक्कर में लोगों के ऊपर कर्ज हो जाता है, कर्ज हो जाता है, जगह जमीन बिक जाता है, घर तक बिक जाता है, क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत को बढ़ाते हैं। देखिए, लोगों को जिसको जितनी बड़ी चादर हो उतना ही बड़ा आप पाँव पसारिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी जितनी इनकम है, आपको खर्च उसी हिसाब से करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को उसी प्रकार के से शिक्षा देनी पड़ेगी, आपको अपने बच्चे को उसी प्रकार से मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफ स्टाइल उसी प्रकार से मेंटेन करना पड़ेगा। ना कि आप ये देखिए कि हमारा बगल वाला अगर पनीर की सब्जी खा रहा है तो हमारे घर में भी पनीर बनना चाहिए, चाहे इसके लिए हमको कर्ज लेना पड़ जाए। अब कर्ज लेकर के अगर पनीर खाइएगा तो जगह जमीन बेचना तय है, आपके घर में जो जेवर उबर होगा वो भी बिक जाएगा। तो यही सब होता है, दूसरे का देखा है इसकी व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। आज के समय में क्या होता है कि आज के समय में यही हो रहा है कि लोग दूसरे का देखा है इसकी करते हैं, इसी कारण बर्बाद है। दूसरा चीज, स्वर्णों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए कि इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। ये लोग कोई भी 5,000 10,000 20,000 की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इन लोगों को ये काम छोटा लगता है। जबकि इन लोगों के पास अब दूसरा कोई चारा भी बचा हुआ नहीं है। अब 2 कट्ठा जो जमीन बचा हुआ है वो भी अगर बेच लीजिएगा भैया, तो फिर आने वाला समय में अगर आपके पास अगर कोई विपत्ति आ जाए तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कोई बैकअप तो रहेगा नहीं। इसीलिए हमारे स्वर्ण युवाओं से, इन चारों जातियों के युवाओं से यही विनती है, यही निवेदन है कि वस्तु स्थिति को समझे, समय की मांग को समझे। वो जमाना चला गया जब आपके पूर्वज जमींदार हुआ करते थे, हाथी बांधा करते थे। अब समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है। अब आपको जो भी नौकरी मिल रही है, जो भी काम मिल रहा है, वो काम आपको करना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप चोरी नहीं कीजिए, आप किसी का धन नहीं लूटिए, आप किसी के साथ गलत नहीं कीजिए। बाद बाकी आप जो भी काम कर सकते हैं, आइसक्रीम बेचना पड़े तो आइसक्रीम बेच लीजिए, ठेला चलाना पड़े ठेला चला लीजिए। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप कोई चमारी नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए शर्म की बात होगी। लोगों को लगता क्या है कि ये शर्म की बात होगी, ये छोटा काम है। जबकि आपको बताते चले कि हर व्यक्ति, आज देश का या दुनिया का हर व्यक्ति जो बड़ा बना है वो छोटे काम से ही शुरुआत किया था। आप किसी भी बड़े व्यक्ति की जीवनी उठा करके देख लीजिए कि धीरू भाई अंबानी, जो कि एक पेट्रोल पंप पर उसने नौकरी से स्टार्ट किया था, और आज उसकी स्थिति देख लीजिए। कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करना पड़ता है। आप अचानक अगर चाहिएगा कि हमको 50,000 सैलरी वाली नौकरी मिल जाए, 1 लाख सैलरी वाली नौकरी मिल जाए, तो वो असंभव है। आप 5,000 से शुरुआत कीजिए, 2,000 से शुरुआत कीजिए। जो आपको जहाँ से भी शुरुआत करने का मौका मिल रहा है वहाँ से शुरुआत कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर आप अपने आप को मजबूत अगर नहीं बनाइएगा तो आज जो आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, उससे भी ज़्यादा खराब आपके आने वाली पीढ़ी की हो जाएगी। इस रिपोर्ट में स्वर्णों पर इतना ही। आगे आने वाली रिपोर्ट में हम ओबीसी कास्ट में जितने भी लोग आते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर अगर आप कोई राय देना चाहे तो अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।